Hello friends, welcome to the today I brought you video for January PIB news of Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. तो एक न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम भी है तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के फॉर्म में और ट्राई करेंगे इस स्कीम के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान सके जिनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ओके सो टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आईबी में ये न्यूज़ थी कि दिस इयर्स नेशनल यूथ डे आल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती, जो कि आप लोग जानते ही हो कि नेशनल यूथ डे को विवेकानंद जयंती के नाम से भी जाना जाता है, was celebrated today in New Delhi in a befitting manner by giving national awards to 82 best agripreneurs who were trained under the Central Sector Scheme, Agri Clinics and Agri Business of Government of India for their significant contribution to farmer through Agri Clinic and Agri Business Services. तो एक ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर होती है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जो भी हमारे 82 बेस्ट एग्रीप्रेन्योर्स थे उनको नेशनल यूथ डे के दिन अवार्ड दिया है। देखो एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा, कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती, लेकिन जनरली जो एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर फील्ड में बनते हैं या जनरली किसी भी फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनेंगे वो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ यंग एज। तो इसीलिए इसको यूथ डे के दिन इन लोगों को अवार्ड दिया गया। तरीके से क्या किया जा रहा है कि अवार्ड्स दे के लोगों को और ज्यादा प्रमोट, मतलब और ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है स्कीम्स का, और लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप और इस चीज के मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में आप नए नए तरीके के स्टार्टअप्स लेके आओ, नए तरीके से इनोवेशन करो, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो एक तरीके से बूम हो सके। तो ये सारी चीजें इस पीआईबी न्यूज में इन लोगों ने बताई हुई है। तो हमारे नाबार्ड के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, व्हेन वाज द एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस हैज बीन लॉन्च्ड। तो भाई हमारी स्कीम्स कब लॉन्च हुई? 2003, 2005, 2002, 2006 और 2008। ठीक है, आप आंसर करने का ट्राई करना जब ये वीडियो देखोगे, और उसके बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ अपने से उसको मैच करने की कोशिश करना कि आप कितने हद तक सही हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2000 इज योर राइट आंसर। ओके, तो 2002 में हमारी जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर के। ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीम मेंशन इन द पैसेज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच एजेंसी। ठीक है ना भाई, तो हमारी स्कीम है, तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसका कौन देखभाल करता है, कौन सारी चीजों को मैनेज करता है? ठीक है ना, ये चीजें देखनी है, बताओ आप। पहला ऑप्शन आपका है मैनेज हैदराबाद, एनडीआरआई करनाल, आईएआरआई दिल्ली, एनएआरएम हैदराबाद और एनआईएपीआर न्यू दिल्ली। ये 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, और इनमें से राइट आंसर क्या होगा ये आप बताने की कोशिश करना। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1, मैनेज, मैनेज हैदराबाद। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है मैनेज के ऊपर। एक तो ये सीधे सीधे ये पैसेज देके ये पूछ लें कि तो कौन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा मैनेज हैदराबाद। क्या हमसे ये पूछ सकते हैं कि एग्री बिजनेस या ये शॉर्ट फॉर्म देके एसी एंड एबीसी स्कीम जो है वो मैनेज, जो कि एक डिपार्टमेंट एक मतलब जो कि गवर्न किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, तो इसका सेंटर कहाँ है? तो इसका सेंटर बताने जब पूछेगा तो उसका सेंटर हम बता देंगे हैदराबाद। ठीक है, अब देखो एनडीआरआई क्या है? एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? गेस करो क्या हो सकता है एनडीआरआई का फुल फॉर्म? तो एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है? करनाल में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है? जो कि कहाँ है? करनाल में। आईएआरआई सबको ही जानता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है? अब एनईएआरएम का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो एनईआरएम का फुल फॉर्म हो जाएगा, और इनके सेंटर्स हमेशा याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सेंटर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके सेंटर्स कहाँ हैं। ठीक है ना? तो हमारा एनईआरएम का फुल फॉर्म होगा नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्री रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ठीक है? ये हमारे नार्म का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? अब अगर हम फिफ्थ ऑप्शन देखें, तो वो है एनआईए ईपीआर। अब इसका फुल फॉर्म देखो, एन से तो हमेशा ही तुम्हारा नेशनल हो जाएगा, नेशनल। आई से हमेशा आपका इंस्टीट्यूट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ। अब देखो ए से क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री। ई से हो जाएगा इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है ना? जो इंस्टीट्यूट हमारे एग्री से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के ऊपर, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हम फुल कर सकते हैं, के ऊपर रिसर्च करें, वो इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा एनआईए ईपीआर है, जो कि न्यू दिल्ली में सेंटर। ठीक है? तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिए, इनके फुल फॉर्म याद रखिए, इनके सेंटर्स याद करिए, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा-सा यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अ ट्रेनिंग अंडर द एसी एंड एबीसी? तो एसी एंड एबीसी स्कीम में होता क्या है ना, जो भी कुछ लोग होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन दे रखा है कि ये कुछ क्राइटेरिया है। अगर ये सारी क्राइटेरियाज़ आप फुलफिल करते हो, तो आप एसी एंड एबीसी के अंडर में जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है ना? आप जब उसमें से ट्रेनिंग लोगे, तो आप कैसे आप किसी चीज़ की मतलब जो भी हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फिर हमारे यहाँ जो भी उसके सीड से रिलेटेड, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में, आप उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, आप सीख सकते हो वहाँ जाके, और जब आप वहाँ से सीख के एक बार बाहर निकल के आते हो, तो आप चाहो तो जो भी चीज़ें सीखे हो ना, उनको अप्लाई करके एक खुद का अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई थी, और इसमें सरकार क्या करती है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ, या जैसी भी ज़रूरत होगी, या फिर आपको नाबार्ड के थ्रू फंड दिलवाएगी। जो भी है, मतलब जो भी एक प्रोसेस हो सकता है, इस प्रोसेस को ये फुलफिल करते हैं। ठीक है? अब इसकी स्कीम के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी इस क्वेश्चन के बाद। पहले लेकिन हमें इस ऑप्शन में बताओ कि इस कौन लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं होंगे? पहला ऑप्शन है हमारे पास, ग्रेजुएट इन एन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय आइकर और यूजीसी। Okay, this is your first option. Second option will be diploma with at least 50% marks. Postgraduate diploma holders, agriculture and allied subject from state agriculture universities, state agriculture and allied departments, and state department of technical education. तो क्या ये लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? थर्ड ऑप्शन हमारे आ जाता है, कोई भी ऐसा जो बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट हो विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट। ये एक ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ऐसा आता है, डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। अब यूजीसी हमारे यहाँ कौन है? जो कि बेसिकली वो ग्रांट्स देती है। हैविंग मोर देन 60% ऑफ द कोर्स कंटेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट। द लास्ट ऑप्शन इज एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज एट इंटरमीडिएट, दैट इज मीन्स अप टू अ 10+2 level with at least 50% marks in एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी कोर्स आप लेते हो 10+2 में, अगर उसमें आपके 50% मार्क्स हैं,
तो आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि गलत है? उन पे ज़रूर आप अपने तरफ से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है 5th, ठीक है ना? यहाँ पे 55% मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं। सारी चीज़ें सेम है, बस परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 55%। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स किए हुए हो, 10 प्लस में पढ़े हुए हो और उसमें अगर आप 55% मार्क्स पा जाते हो या 55% मार्क्स हो, तो आप इस स्कीम में ट्रेनिंग लेने के लिए एलिजिबल होते हो। और एक बार जब आप इसमें ट्रेनिंग लेके निकलते हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक्स की तरफ से डिफरेंट तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ही हमारा एग्रीकल्चर फील्ड, तो उसमें उसके अंडर में आपको क्या मिल जाता है? फंडिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अपने एक आइडिया को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो और उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाके पहुँचा सकते हो, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन्स मैं आपके लिए आज लेके आया था, जो कि जनवरी के पीआईबी की न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए और कहीं न कहीं ये डिस्क्रिप्टिव में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये सारे कि गवर्नमेंट्स व्हाट आर द स्टेप्स टेकिंग बाय द गवर्नमेंट फॉर promoting the agripreneurs या एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों देखो एग्रीकल्चर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर है और ये कई सारे रॉ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के लिए एंड बीइंग एन एग्रो इकोनॉमिक कंट्री हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़रूर बढ़ाना चाहिए और जैसा क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट शिफ्ट दिख रहा है, हमें ज़रूर वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, ठीक है? तो ये हमारी थी 3 क्वेश्चन और ये एक पैसेज था जो कि मैंने यहाँ से उठाया था। देख लो आप 1 मिनट, ये 12 जनवरी की न्यूज़ है, ठीक है ना? तो क्या हुआ था एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिज़नेस अब मेगा फ्लैगशिप स्कीम है भाई। ये देखो ये फ्लैगशिप स्कीम है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि नबार्ड के साथ कोलैबोरेट होके बनाई गई है। देखो नबार्ड क्या करता है हमारा? का पेपर देने जा रहे हो उसके बारे में तो जानते हो ना? नबार्ड का बेसिक काम क्या है? ऐसे सारे पॉलिसी और चीज़ों को सपोर्ट करना जो कि हमारे एग्रीकल्चर या रूरल फील्ड को सेक्टर को डेवलप करे। ठीक है? तो ये स्कीम जो है सिंस 2002 जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सिंस 2002 से स्कीम को लागू किया गया है और इसका एम क्या है? कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है। इंटू अ सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीप्रेन्योर कितने दिन में? कितने दिन में कितने दिन की इनको ट्रेनिंग मिलेगी 45 डे प्री रेसिडेंशियल ट्रेनिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री with the provision of availing loan and subsidy from the banks. So once you avail this 45-day training, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसको आप दिखा के किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो या लोन पे सब्सिडी ले सकते हो। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने यहाँ से उठाया। जो हमारा एसीएबीसी स्कीम है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? वो इम्प्लीमेंट करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद। ठीक है इन डिफरेंट स्टेट्स इन द कंट्री विद अ नेटवर्क ऑफ 136 नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द स्टेट। अब देखो ये 136 नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना? और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे भी फॉलो अप कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन देखो वो हमारे एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब ये जो था ये पैसेज मैंने आपको दे रखा था, ठीक है? तो इसमें इतनी ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं। हमारे पास जो न्यूज़ में क्वेश्चन बनने लायक थे वो 2 ही थे। एक तो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है और दूसरा कौन से ईयर में इसको हमने क्या किया है? लॉन्च किया। ठीक है? चलिए अब एसी एंड एबीसी के ऊपर थोड़ा-सा हम ज्ञान पा लेते हैं। देखिए, अब जो इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ना तो उसका सबसे बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हमारा पब्लिक एक्सटेंशन है ना publication by providing extension and other services to farmer either on payment basis or free of cost as per the business model of agripreneur local needs and affordability of target group of farmers। देखो एक्सटेंशन क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है?
हमारे हमारे सिलेबस में भी है स्टैटिक के। तो एक्सटेंशन वो चीज़ें ना, तो देखो हम जो उगा रहे हैं, बीज हो गया ये, इन सब चीज़ों में हम जब किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमारा एक रिसर्च वर्क है, चाहे वो हम फार्म टूल्स के ऊपर कर रहे हो, चाहे फार्म सीड्स के ऊपर कर रहे हो, चाहे फार्म के मतलब उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो फर्टिलाइज़र हो गया, उसके ऊपर हमने कुछ रिसर्च किया। अभी जैसे आपने सुना होगा नैनो नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में सुना, है ना? अब ये भी क्या है, एक तरीके से एक्सटेंशन का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक सच चीज़ होती है जिसमें हम रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के टॉपिक्स के ऊपर। तो ऐसी सारी चीज़ों को क्या कर सके गवर्नमेंट, सपोर्ट कर सके, उनके एफर्ट्स को सपोर्ट कर सके, ताकि उनकी जो सर्विसेज़ हैं, वो फार्मर तक जा सके। और इसमें गवर्नमेंट चाहती है, कभी पेमेंट बेसिस पे भी कर सकती है, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देती है। और जैसा मॉडल होता है डिपेंडिंग अपॉन द, जैसा भी जो भी आपने स्टार्टअप बनाया है, जो आपने आइडिया ले गया है, वो कितना फिज़िबल है और वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, उसके बेसिस पे क्या करती है गवर्नमेंट, उनको सपोर्ट करती है। अगर उस चीज़ों को हम हमारे लोकल में बहुत ज़्यादा नीड है, उसको उस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट या फिर ये देखती है, इसके बन जाने की वजह से या इस चीज़ का मार्केट में आने की वजह से, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, जो भी हमारे टारगेटेड ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, उनको कितना सपोर्ट मिलने वाला है, उनको कितना फ़ायदा होने वाला है इससे, उस चीज़ को देखते हुए इसको, और वो क्या अफोर्डेबल है हमारे फार्मर्स के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करें। ठीक है? क्यों करना है? इसका 2 कुछ बेसिक रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स यही हैं कि हमारा एग्रीकल्चर अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारी सेकेंडरी अ, मार्केट जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। दूसरा, इससे क्या होगा कि जो लोग भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी और बेसिकली इनमें जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, वो हमारे फार्मर्स हैं। और फार्मर्स कहाँ रिसाइड करते हैं? रूरल इंडिया। तो बेसिक सपोर्ट, एक लास्ट वीडियो में भी जब हमने स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करी थी, तो हमारा फोकस क्या था? वैसी सारी इनिशिएटिव्स और स्कीम को कवर करनी है जो कि न्यूज़ में है और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या आती है ना कि अब क्या है ना कि हमारे देश में देखोगे तो बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स भी हैं, कई सारे लोग डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं। उनको क्या है ना कि एम्प्लॉयमेंट एस बेसिस ऐसा कहीं स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट उनके लिए आती नहीं है। ठीक है? तो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करना जिसकी वजह से वो एक ट्रेनिंग को पाके या कुछ चीज़ें सीख के वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकें, और साथ ही साथ जो बाकी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं या जो भी कोई ऐसा है जो बायो टेक्नोलॉजी या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या साइंस बायोलॉजिकल साइंस से ग्रेजुएट है और उसका एग्रीकल्चर एज़ अ बैकग्राउंड है, उनको क्या कर सकें हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया था, एग्री क्लिनिक और एग्री बिज़नेस सेंटर स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है? अब देखो इसमें कौन-कौन है लोग एलिजिबल हैं, वो देखते हैं। अच्छा सॉरी, इससे पहले हम देखते हैं कि एग्री क्लिनिक्स क्या है? एग्री क्लिनिक काम क्या करेगी? सबसे पहले देखेगी कि सॉइल हेल्थ। भाई देखो अब सॉइल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर सॉइल की हेल्थ नहीं होगी ना अच्छी, तो आप कुछ भी कर लो, वो उस तरीके की प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगी। और उसकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी ना, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में हेल्थ में हम क्या देखेंगे सबसे पहले, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने होने चाहिए? क्या उसमें सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या अवेलेबल? तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? एग्री क्लिनिक। दूसरी चीज़ है क्रॉपिंग प्रैक्टिसेज़। देखो क्रॉपिंग प्रैक्टिसेज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? कि देखो आप किस तरीके की क्रॉपिंग प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। अगर आप एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप सीज़न बाय सीज़न ग्रो कर रहे हो, तो डेफिनिटली वो क्या करने वाला है, सॉइल को ड्रेन कर देगा। सॉइल के न्यूट्रिएंट को खा जाएगा एकदम से, और सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे जो उस प्लांट्स को चाहिए। इसकी वजह से क्या होने वाला है, हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी। इसीलिए वो हमें इस तरीके की क्रॉप प्रैक्टिसेस बताते हैं, उनको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमने क्रॉप रोटेशन यूज़ किया है, तो एक सीज़न में क्या ग्रो करना है, नेक्स्ट सीज़न
और इस तरीके से ग्रो करें कि जो पहले वाले न्यूट्रिएंट्स खत्म हुए हो सेकंड क्रॉपिंग सीजन में क्या हो जाए, वापस से वो रिफ्यूल हो जाए वापस से हमारे सॉइल। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप एग्री क्लिनिक्स का क्या है ना, क्रॉप इंश्योरेंस, क्लिनिकल सर्विसेज फॉर एनिमल फीड एंड फॉडर मैनेजमेंट। अब देखो क्रॉप इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखो आए दिन हमारे यहाँ फ्लड आता रहता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी छोटे-मोटे बेमौसम बरसात की वजह से हमारे कई सारे क्रॉप्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब उसको कैसे सही करा जा सकता है? वो क्रॉप इंश्योरेंस। एक एश्योरेंस दिया जाता है बैंक्स की तरफ से कि आप इसको ग्रो करो, ये अगर खराब होता है तो हम इसके लिए आपका इंश्योरेंस कर रखे हैं आपके क्रॉप्स का। अगर ये खराब होता है या इसकी प्रोडक्शन फेल कर जाती है या इसका प्रोडक्शन नहीं होता है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, तो हम आपको इसके तहत जितना भी आपका इंश्योर्ड अमाउंट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे किसान भाई लोग जो होंगे उन लोग को कैसा लगेगा? ऐसा फ़ील होगा कि ठीक है हम ले सकते हैं रिस्क, अगर लॉस भी होगा तो हमें बैंक सपोर्ट करे, ठीक है। अब देखो ये केवल हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ही नहीं है, हमारे एलाइड एक्टिविटीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री। बहुत सारे गाँव में आप देखोगे बहुत गाँव में लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स तो उगाते ही उगाते हैं, लेकिन साथ में और भी क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। पशुपालन मतलब एनिमल्स कैटल्स को रखते हैं। गाय हो गई, काऊ हो गया, बफेलो हो गए, गोट हो गए, इन सारे एनिमल्स को वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो स्वाइन पिग ये सारी चीज़ें भी लोग अपने घर पे एज़ अ पेट यूज़ करते हैं फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज़, जो कि उनके लिए भी ये काम करते हैं। सर्टेन डिसीज़ेज़ होते हैं जिनके वजह से वो दिक्कतें उनके प्रोडक्शन में या उनके जो मिल्क प्रोडक्शन है, में इश्यू आने लगता है। अब देखो एनिमल्स को अगर रख रहे हो आप अपने घर में तो उनको फीड करना पड़ेगा, फॉडर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं? हम एक ऐसा क्रॉप्स बता सकते हैं कि आप इसको ग्रो करो, ठीक है ना? आप उसको फीड करो ताकि आपको बाहर से या मार्केट से वो सारे फीड मतलब फॉडर्स ना खरीदना। अब दूसरी चीज़ होती है ना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब देखो हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्या है? जब आपने क्रॉप्स को काट लिया, क्रॉप्स जब ये अपने मैच्योरिटी पे पहुँच गए, उसके बाद से आप उसकी हैंडलिंग कैसे करते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा इश्यू है ना, पोस्ट हार्वेस्ट ही सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे पास ना इसको स्टोर करने के लिए उस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे सिलोज़ हो गया, अब आप एफसीआई के गोदाम्स को देख लो, बहुत जगह तो ओपन ही होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे व्हीट हो गए या राइस हो गए, इन सबों का जो स्टोरेज इश्यूज़ आते हैं, ये काफ़ी चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारे जैसे फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, मीट हो गया, इन सबों को कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह बिना खराब हुए ले जा सकें, उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंडर में लोगों को क्या एग्री क्लिनिक्स क्या करती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को काम करती है और सबको इसी तरह प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या है? हम उसको कैसे प्लांट के डिसीज़ से बचाएँ, ठीक है? कैसे उसको हम पेस्ट से बचाएँ? इसके ऊपर हम क्या करें? कौन से ऐसे सीड्स के ऊपर रिसर्च करें? क्या ऐसा उसमें हम हाइब्रिडाइज़ेशन करें कि या उनके जीन्स में हम कुछ अल्टरेशन करें, जिसकी वज़ह से जो हम प्लांट बना रहे हैं, ये जो भी हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, वो डिज़ीज़ रेज़िस्टेंस हो सके और पेस्ट रेज़िस्टेंट। ये दोनों चीज़ें अगर हो जाएँगी, तो हमारे प्लांट कई हद तक प्रोटेक्टेड, ठीक है? अब क्लिनिकल समय ये 2 बार तो ये क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे दे रहे हैं क्लिनिकल सर्विस। मतलब क्लिनिकल सर्विसेज़ मतलब अगर कोई वजह से चलो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे किसी प्लांट में डिज़ीज़ लग ही रहा है, हमारे किसी एनिमल में डिज़ीज़ लग ही रहा है, हमारे पास फीड जो और जो फॉडर है एनिमल्स के लिए, उसमें भी पेस्ट और डिसीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ के लिए ये काम क्या करेंगे, रिसर्च बेसिस पे काम करेंगे और ऐसे सीड्स या ऐसे तरीके से आपके प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करेंगे जिसके वजह से आपकी जो चीज़ों हैं मतलब आपके जो क्लिनिकल मतलब आपके जो प्लांट में डिसीज़ लग रहा है या एनिमल हस्बेंड्री में जितने एनिमल्स को आप एज़ अ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उसमें अगर आप पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उनको कैसे ये
मैनेज करें। और दूसरा चीज़, लास्ट में होता है प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप इन द मार्केट। इसके ऊपर भी ये काम करते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको फेयर प्राइस मिल सके अपने प्रोडक्शन। जस्ट नॉट कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर देयर, क्या कह सकते हैं, उनके जो मेहनत है, उनको नहीं इग्नोर कर सकते, है ना? अब आप भी मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिली, तो बेकार लगता है ना? लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है कि आप कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन हमारे फार्मर्स के पास क्या ऑप्शन होता है? कोई ऑप्शंस नहीं होता है। उनको उनके वेरियस क्रॉप्स को, जो भी, चाहे वो फ्रूट्स हों या आपके फील्ड क्रॉप्स हों या कैश क्रॉप्स हों, इन सबको वो मार्केट में जब लेके आए ना, तो उनको फेयर प्राइस मिल सके अपने, तो उसके लिए भी एग्री क्लिनिक क्या करता है? तो ये जो है 7 फील्ड है, इसमें एग्री क्लिनिक्स काफ़ी सारा सपोर्ट करता है। तो स्कीम में जो एग्री क्लिनिक पार्ट है, उसका काम क्या है? एक तरीके का एक्सटेंशन पार्ट पे रिसर्च करना, न्यू इनोवेशंस लाना, लोगों को ट्रेन करना उसके लिए, और ताकि वो लोग जब ट्रेन हो सके तो वो एक तरीके के अलग प्रोडक्ट्स या अलग तरीके के प्रैक्टिसेस चालू कर सकें, और आगे चल के क्या करें, एक एग्री बिज़नेस सेंटर बनाएँ। ठीक है? तो ये हमारा एग्री बिज़नेस। अब देखो, अब कितने लोग बेनिफिशियरी हैं, कौन-कौन इसमें बेनिफिशियरी हो सकता है, तो ये सारे चीज़ें आप एक बार अपने से पढ़ लेना। इसमें बेसिकली आपको फैक्ट्स हैं, सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसमें बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है? देखो, इसमें वही सारे लोग हैं, जो लोग या तो बायो साइंस से पढ़े हुए हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, तो ये सारे लोग ही इसमें एलिजिबल, ठीक है दोस्त? तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। पिछली वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो गई थी, तो शायद बोरिंग हो जाती है। लेकिन इस वीडियो को मैं सोचता हूँ शॉर्ट में ही रखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, स्कीम थी जो न्यूज़ में थी पीआईबी जनवरी में आपके, और नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर नई स्कीम लेके आएँगे, ठीक है? और तो आप ज़रूर देखिए, इसमें जितने पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर गो थ्रू हो जाइएगा। ख़ास करके ये लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज़ के ऊपर, ये पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव में इम्पोर्टेंट रख सकता है, ठीक है? इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनको याद रखिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो एग्रीज़ या एसी एंड एबीसी इसकी से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, वो हमने कवर किए हैं, और इसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड कर दूँगा। आप उनके साथ चाहो तो उसको डे बाय डे रिवाइज़ भी कर सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊँगा जो आपको फ़ायदेमंद रहे, और आपके नॉलेज को ज़रूर कहीं न कहीं वो अपडेट करे। ओके गाइज़, बाय।